प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था शेनन फेनो कोडिंग के बारे में, और शेनन फेनो कोडिंग के बाद हमारी आती है हॉफमैन कोडिंग। ठीक है, शेनन फेनो कोड में क्या था? शेनन फेनो कोड में ये था कि कुछ सोर्सेस सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन थी और उसकी हेल्प से आपको क्या करना था कि उसमें कोड के इक्विवेलेंट कोड कन्वर्ट करना था। देन उन दोनों की हेल्प से, प्रोबेबिलिटी और जो उसका कोड आया था उसकी हेल्प से, आपको उसकी एंट्रोपी, एफिशिएंसी, रिडंडेंसी ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो जब प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है तो प्रोबेबिलिटी से डायरेक्टली आप एंट्रोपी तो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला आता है पी एक्स आई log बेस टू 1/pxi, और उसका समीशन लगा दोगे तो आप उसकी हेल्प से, खाली प्रोबेबिलिटी की हेल्प से एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हो। देन आपको जरूरत पड़ती है एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला आता है HX/L। तो जो HX/L है उसमें HX आपकी एंट्रोपी है, L आपकी एवरेज कोडवर्ड लेंथ है। एवरेज कोडवर्ड लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको जरूरत होती है कोड की, मतलब कोड की लेंथ क्या है। तो अगर कोड की लेंथ आपको पता है, कोड की लेंथ होती है स्मॉल ni, देन यू कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी विद द हेल्प ऑफ एवरेज कोडवर्ड लेंथ कैपिटल L। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ni जो होता है वो आपका नंबर ऑफ बिट्स इन ए कोड, आपकी जो नंबर ऑफ बिट्स हैं कोड में वो आपका ni है, और कैपिटल L है आपका प्रोबेबिलिटी इनटू ni, आपकी उस सोर्स की प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल x1 की कैलकुलेट कर रहे हो तो x1 की प्रोबेबिलिटी px1 इनटू ni किसकी? x1 का जो कोड आया उसकी जो लेंथ है वो आपकी कितने बिट की है वो आपका ni हो गया। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे प्रोबेबिलिटी और ni का, और उनका सबका समेशन करते चले जाओगे, देन यू कैन गेट कैपिटल L। एंड एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू HX/L। HX आपको पता है, L आपको पता है, यू कैन कैलकुलेट एफिशिएंसी। देन रिडंडेंसी गामा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा, यू कैन कैलकुलेट। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट है, जो कैलकुलेट करना है आपको, जो अलग चीज है वो है कि कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तभी आप ni कैलकुलेट कर पाओगे। तो कोड में जो कन्वर्ट करते हैं वो कन्वर्जन आप या तो शेनन फेनो कोड की हेल्प से करते हो या हॉफमैन कोडिंग की हेल्प से करते हो। तो प्रीवियस उसमें हमने डिस्कस किया था शेनन फेनो कोड। तो शेनन फेनो कोड में क्या था? शेनन फेनो कोड में आपके कुछ सोर्सेस x1 से x6 तक आपके सोर्सेस सिंबल दिए हुए थे, जिसमें आपको pxi उसकी प्रोबेबिलिटीज गिवन थी। तो उसमें हम क्या करते थे कि दो स्टेप में, दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करते थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि मतलब उन दोनों का सम, ऊपर वाला का सम और नीचे वाले सेट का जो सम है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मिनिमम हो, उस तरीके से डिसाइड करते थे। तो ऊपर वाले सेट को हम 0 सेट कर देते थे, नीचे वाले को हम 1 सेट कर देते थे। देन अगले स्टेप में जब बढ़ते थे तो जो पार्टीशन हो चुका था उस पार्टीशन का फिर सब पार्टीशन करते थे। अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करते थे कि मतलब दो सेट में उसको डिवाइड करना है या पार्टीशन करने हैं दो सेट में, और पार्टीशन इस तरीके से होना चाहिए कि एक सेट और दूसरे सेट, उन सब की जो प्रोबेबिलिटीज है, उनका जो सम है, उन दोनों के बीच में फिर जो डिफरेंस है वो मिनिमम हो। तो ऊपर वाले को 0 सेट करते चले जाते हैं, नीचे वाले को 1 सेट करते चले जाते हैं, और ये स्टेप्स हम फर्दर अंटिल फर्दर पार्टीशनिंग इज नॉट पॉसिबल, जब तक पार्टीशनिंग पॉसिबल नहीं है तब तक आप इसको करते चले जाओगे। नेक्स्ट आप एग्जांपल लेते हैं हॉफमैन कोडिंग का। हॉफमैन कोडिंग में क्या कहता है? हॉफमैन कोडिंग में भी सबसे पहले तो क्या काम करना है? स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है? लिस्ट द सोर्स सिंबल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोबेबिलिटीज। सबसे पहला काम है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिस्ट आउट कर लो। ठीक है, डिक्रीजिंग प्रोबेबिलिटीज मतलब जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वो पहले, देन उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। फिर कह रहा है कंबाइन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू सिंबल्स। क्या कह रहा है? इसको ध्यान से पढ़ना है। स्टेप नंबर 2, कंबाइन करना है आपको प्रोबेबिलिटीज ऑफ द टू सिंबल्स हैविंग द लोवेस्ट प्रोबेबिलिटीज। मतलब कह रहा है कि जो सबसे कम प्रोबेबिलिटी है, लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी है दो सिंबल्स की, दो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है उनको कंबाइन करना है। कंबाइन मतलब दोनों को जोड़ दो। ठीक है, जितनी भी लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी है, जो सबसे कम प्रोबेबिलिटी के सोर्स सिंबल्स हैं आपके पास में, उन दोनों दो सिंबल्स को लो, उनको कंबाइन कर दो। कंबाइन करने का मतलब उनको ऐड कर दो। देन एंड रीऑर्डर द रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटीज। और आपको क्या करना है? रीऑर्डर करना है रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटीज को।
मतलब कहने का ये है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटीज आई हैं अब उनको दोबारा से क्या करोगे, रीऑर्डर कर दोगे। रीऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड एज द रिडक्शन 1। ये आपका रिडक्शन 1 है, एंड द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड अंटिल देयर आर 2 ऑर्डर्ड प्रोबेबिलिटीज रिमेनिंग। ये स्टेप तब तक आप रिपीट करते जाओगे जब तक कि 2 ऑर्डर आपकी प्रोबेबिलिटीज रिमेनिंग ना रह जाए। दोबारा रिपीट करूंगा बेटा, कोई डाउट होगा तो। स्टार्ट एनकोडिंग विद द लास्ट रिडक्शन। अब क्या कह रहा है, स्टार्ट करना है एनकोडिंग विद द लास्ट रिडक्शन। लास्ट रिडक्शन से फिर उसको एनकोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 ऑर्डर्ड प्रोबेबिलिटीज। जब लास्ट रिडक्शन होगा तो वहां पर क्या होगा, एग्जैक्टली 2 ऑर्डर्ड प्रोबेबिलिटीज विल बी देयर एंड असाइन 0 एट द फर्स्ट डिजिट इन द कोड वर्ड्स। जो कोड वर्ड है उनमें 0 असाइन कर दोगे फर्स्ट डिजिट को फॉर ऑल द सोर्स सिंबल एसोसिएटेड विद द फर्स्ट प्रोबेबिलिटीज। किसको करना है, फॉर ऑल, ये ध्यान से देखने की जरूरत है। फॉर ऑल सोर्स सिंबल एसोसिएटेड विद द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, जो उससे एसोसिएटेड जितने भी सोर्स सिंबल्स प्रीवियस में हैं उन सबको 0 असाइन कर दोगे एज ए फर्स्ट डिजिट, एंड असाइन 1 टू द सेकंड प्रोबेबिलिटी। सेकंड प्रोबेबिलिटी को 1 असाइन कर दोगे। और फिर कह रहा है नाउ गो बैक। अब क्या करना है, गो बैक, वापस जाना है, एंड असाइन 0 and 1 to the second digit for 2 probabilities that were combined in the previous reduction step and remaining all assignment made in step 3। मतलब कह रहा है कि नाउ गो बैक और 0 और 1 असाइन करोगे। किसको करोगे, जो सेकंड डिजिट थी फॉर 2 प्रोबेबिलिटीज, 2 प्रोबेबिलिटीज को डेट वर कंबाइन इन द प्रीवियस रिडक्शन स्टेप। जो प्रीवियस रिडक्शन स्टेप में आपने कंबाइन किए थे उनको 0 और 1 फिर असाइन करोगे, और रिटेनिंग ऑल द असाइनमेंट मेड इन स्टेप 3। और जो स्टेप नंबर 3 में फिर आपने फॉलो किया था कि मतलब 0 स्टेप आपने 0 असाइन किया, तो फिर उसके जितने भी प्रीवियस सोर्स सिंबल एसोसिएटेड थे उससे प्रोबेबिलिटी से उनको सबको 0, मतलब वो सेकंड डिजिट होगी आपकी। और 1 आपने असाइन किया तो प्रीवियस जितने भी आपके सोर्स सिंबल एसोसिएटेड थे उस प्रोबेबिलिटी से उन पे आप 1 असाइन कर दोगे, एंड कीप रिग्रेसिंग दिस वे अंटिल द फर्स्ट कॉलम इज रीच्ड। ये प्रोसीजर फॉलो करना है जब तक कि फर्स्ट कॉलम आपका ना आ जाए। ठीक है बेटा, ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। स्क्रीन विजिबल नहीं है बेटा, स्क्रीन विजिबल नहीं है सब लोगों को। स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है या नहीं, आ रही है? मैं दोबारा से बेटा स्टॉप करके दोबारा से शेयर कर देता हूँ। किसी का आया कि नहीं विजिबल है, जस्ट ए सेकेंड, मिनट रुको। विजिबल है सर, विजिबल है, ओके थैंक यू। मैं दोबारा से कर देता हूँ। हाँ बेटा अब देख लेना भाई, जिसको विजिबल नहीं था अब विजिबल होगी। ठीक है बेटा, ये स्टेप्स थे जो हमें मतलब जो थ्योरेटिकली मतलब इसने गिवन दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसने क्या करा, लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं, फिर उसको समझ के जल्दी से आपको समझ में आएगा। सबसे पहला काम, जो प्रोबेबिलिटी गिवन थी उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बेटा ध्यान से सुनना, अब ये 3 से 4 मिनट 5 मिनट का जो टाइम है ना, इसको ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद में इधर उधर लग जाना। हॉफमैन कोडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आना ही आना है। सेनन फेनो या हॉफमैन में से कोई भी एक रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, सबसे पहले क्या करा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोबेबिलिटी लगा दी। सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से करते चले गए। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा स्टेप, जो लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी है, लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, सबसे नीचे, सबसे नीचे ही तो रखते हैं, उन दोनों को ऐड कर दो, कंबाइन कर दो। ये कर दिया यहाँ पर कंबाइन। कंबाइन करके आपके पास में क्या है, 0.13। अब 0.13 इन दोनों का सम आया बेटा। अब आपको क्या करना था, आपके पास ऊपर ये वाला ऑर्डर था और इन दोनों का सम आया 0.13। अब आपको रीऑर्डर करना है तो 0.30, 25 और ये 20, ये तो एज इट इज रहेंगे 0.20 तक। अब 0.13 0.12 से ग्रेटर है तो 0.13 ऊपर आ जाएगा और 0.12 नीचे आ जाएगा। दूसरा काम हम यहाँ पर करते जा रहे हैं, जो जहां से आया वहां पर सीधी सीधी लाइन कर दी। तो 0.13 यहाँ से आया तो ऐसे लाइन आपने ड्रॉ कर दी। 0.12 आपका यहाँ से आया तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कौन कहां से एसोसिएटेड है। अब फिर सबसे लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी कौन सी है, ये दोनों 0.13 0.12, ये दोनों लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी हैं। इन दोनों का फिर क्या करोगे, सम करोगे इन दोनों का,
और इन दोनों का सम करने के बाद में आपके पास में आएगा 0.25। तो 0.25 0.20 से ग्रेटर है तो 0.25 आपका 0.2 से ऊपर आ जाएगा। 0.25 आपका कहां से आया, ये यहां से आया, और 0.20 एज इट इज यहां पर रखा। अब ऊपर के 0.30 0.25 एज इट इज आपने यहां पर लिख दिए। अब कई लोगों के मन में डाउट ये है कि 0.25 और 0.25 दो आए हैं, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे रखना है। कोई सा ऊपर कोई सा नीचे रख सकते हो, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। बट जनरली क्या करते हैं हम क्वेश्चंस में जो सम आता है, लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी का जो सम करते हैं हम उसको नीचे रखते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज उसके ऑर्डर को छेड़खानी नहीं करते कुछ भी। ठीक है, बाकी आप इसको ऊपर भी रख सकते हो नीचे भी रख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है भाई, अब आपके पास में क्या है 0.20 एज इट इज यहां पर आ गया। अब लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी दो है, इन दोनों का फिर सम करोगे। लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी का जो सम करोगे वो आया 0.45। 0.45 सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, तो 0.45 सबसे ऊपर आ गया। 0.30 ये यहाँ पर ऐसे आया, 0.25 ये यहाँ पर ऐसा आया। ठीक है, ये इसका सम था, ये यहाँ पर आ गया। अब क्या करा, लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी 0.30 एंड 0.25, दो लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम किया तो 0.55 सबसे ऊपर और 0.45 सबसे नीचे। अगर ये समझ में आ गया तो समझो हॉफमैन एनकोडिंग आपका आधे से ज्यादा समझ में आ चुका है। क्या किया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मेरे शब्दों पे ज्यादा देखना मत। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है उन सारी प्रोबेबिलिटीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। देन उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आपने रख दिया तो सबसे नीचे की जो प्रोबेबिलिटी होंगी बाय डिफॉल्ट वही लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी होंगी, और उन दोनों को आप सम कंबाइन करोगे। कंबाइन करने का मतलब सम करोगे, और उन दोनों का सम करने के बाद में जो प्रोबेबिलिटीज आपके पास में है वो आप गौर से अगर देखोगे तो एक प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि दो को आपने कंबाइन कर दिया। तो आपका ये स्टेप कहलाता है रिडक्शन 1 स्टेप। तो आप क्या करोगे, फिर अगेन उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे। अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे ही कर दोगे, देन उसके बाद में जो लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी होंगी फिर उन दो का सम करोगे। सम करोगे तो मतलब एक प्रोबेबिलिटी फिर रिडक्ट हो जाएगी, रिडक्शन होगा वहां पर भी। फिर अगेन आप क्या करोगे, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दोगे। देन अगेन फिर आप क्या करोगे, उन दोनों का सम करोगे जो लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी होंगी उसमें। फिर उन दोनों लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी का जो सम आएगा फिर उसके कोरस्पोंडिंगली आप क्या करोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, रिडक्शन होता जाएगा। और ये रिडक्शन तब तक करते जाएंगे, ये सम वाला पार्ट तब तक करते जाएंगे जब तक कि दो प्रोबेबिलिटी आपके पास में नहीं बच जाती। क्लियर है मेरी बात? अगर यहां तक क्लियर है तो अब आगे बढ़ते। अब क्या करना है, सबसे लास्ट में आपके पास में दो चीजें बची, 0.55 0.45। अब उसमें क्या करा, जो ऊपर वाला था उसको 0 असाइन कर दिया, नीचे वाली प्रोबेबिलिटी को 1 असाइन कर दिया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। ऊपर वाले को 0 असाइन किया, नीचे वाले को 1 असाइन किया। जितना समझा रहा हूं, जो कह रहा हूं उसको देखते जाना 2 से 3 मिनट। ठीक है बेटा? तो क्या हुआ, ऊपर वाले को 0 असाइन किया, नीचे वाले को 1 असाइन किया। अब बुक में जो लिखा था, जो अभी हम पढ़ रहे थे, उसमें क्या था, उसमें ये लिखा था कि जो 0 आपने असाइन किया, ये 0 आपने असाइन किया, इस 0 को एज ए फर्स्ट डिजिट तब तक असाइन कर दो जो इससे एसोसिएटेड हैं। मतलब कहने का क्या था, उसका कहने का मतलब क्या था बुक का, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा। 0.55 से एसोसिएटेड ये दोनों बिट थी भाई, ये 0.55 यहां से आया था ना, तो इसकी पहली बिट 0 कर दो, इसकी पहली बिट 0 कर दो, दोनों की। अब इन दोनों से जो एसोसिएटेड थे उनकी सबकी बिट, ये यहां से एसोसिएटेड था, ये यहां से था, तो अगर ये यहां से देखोगे तो इसकी भी पहली बिट 0, इसकी भी पहली बिट 0, इसकी भी पहली बिट 0, और इसकी भी दोनों की पहली बिट 0 है। जैसे ये 1 था तो इस 1 की जो एसोसिएशन था वो इससे था, तो 1। फिर 0.45 का एसोसिएशन यहां था, तो दोनों पहली बिट 1। इन दोनों का एसोसिएशन कहां से था, यहां पर था इन दोनों से, और ये वाला एसोसिएशन यहां था, तो पहली बिट 1, इसकी पहली बिट 1, और इसका एसोसिएशन पहली बिट 1, और इन दोनों का एसोसिएशन यहां भी था, तो पहली बिट दोनों की 1, और इससे एसोसिएशन था तो पहली बिट 1। तो उसने ये बोला था कि जैसे ही 0 और 1 असाइन करो, 0 और 1 असाइन करते ही उससे एसोसिएटेड जितनी भी है उनकी फर्स्ट बिट जो 0 से एसोसिएटेड है, मतलब 0.55 से एसोसिएटेड है, तो 0 असाइन कर दो। जो 0.45 से एसोसिएटेड है उनकी बिट को क्या कर दो, 1 कर दो। ये कह रहा था वो वाला बुक वाला। मैं क्या कहता हूं, मैं कह रहा हूं कि सबसे पहला आप काम करो, 0 असाइन कर दी, 1 असाइन कर दी। जैसे ही 0 और 1 असाइन कर दी, ये वाला स्टेप, ये वाला पार्ट
एनकोडिंग का कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर आएंगे तब की तभी देखेंगे। तो अब क्या करा, 0.45 कहां से आया था, यहां से आया था 0.45। तो 0.45 एज इट इज आया था, तो 1 था, तो 1 एज इट इज असाइन कर दिया। यहाँ पर ध्यान से देखते जाना, 0.45 इन दो के सम से बना था, 0.30, 0.25 इन दो के सम से बना था 0। तो जो यहाँ पर 0.55 का जो असाइनमेंट था वो था 0। तो यहाँ पर क्या करोगे, पहले बिट ऊपर भी 0 असाइन कर दोगे, नीचे भी 0 असाइन कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे, ऊपर वाले को 0 असाइन कर दो, नीचे वाले को 1 असाइन कर दो। यहाँ का खेल यहाँ खत्म करो, खत्म। अब आपको क्या करना है, 0.45 है, 0.45 का असाइनमेंट 1 है, तो 0.45 से जो आपके एसोसिएटेड थे, आप देखोगे वो एसोसिएशन यहाँ पर था 0.25 और 0.20 का सम था। तो पहली बिट आपकी क्या करी, यहाँ पर 1 एसोसिएट कर दी, यहाँ पर भी पहली बिट 1 कर दी असाइन। तो ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1। 0.30 कहां से आया था, यहां से आया था 0.30। यहां पर आप देखोगे 00 कोड था, तो 00 एज इट इज कोड आएगा क्योंकि सेम प्रोबेबिलिटी है। 0.25 सेम प्रोबेबिलिटी, तो 01 एज इट इज आ गया। तो यहाँ का खेल यहाँ पर खत्म। अब 0.30 आप देखोगे यहां पर आया था एज इट इज, तो एज इट इज आया था, तो 0.30 का कोड 00 ये एज इट इज यहाँ पर असाइन कर दिया। 0.25 का 01 कोड था, 0.101 एज इट इज असाइन कर दिया। अब यहाँ पर जो था ये वाली चीज देखोगे, 0.20 एज इट इज था, तो वो इसका कोड यहाँ पर कितना था, 11 था, तो इसका असाइनमेंट 11 एज इट इज रखा। 0.25 इन दो का सम था, 0.13 और 0.12 का सम था। 0.25 का कोड 10 था, तो पहली दो डिजिट 10 एज इट इज, 10 एज इट इज, ऊपर वाली बिट को 0, नीचे वाली बिट को 1। क्लियर है मेरी बात। अब क्या करा, ऊपर से चलते हैं, तो ये 0.30 एज इट इज आया, तो कोड 00 एज इट इज आ गया आपका। 0.25 एज इट इज आया, तो कोड आपका 01 एज इट इज आ गया यहाँ पर। 0.20 इसका कोड 11 था यहाँ पर, और ये 11 कोड एज इट इज यहाँ पर आ गया। 0.12 ये वाली चीज एज इट इज आया, तो इसका कोड एज इट इज जो आपका 101 था, वो 101 यहाँ पर आ गया। 0.13 का कोड 100 था, तो ये दो का सम मिलकर बना था 0.05 और 0.08। तो इन दोनों की पहली तीन बिट 100 रहेगी। ऊपर वाले को आप 0 असाइन करोगे, नीचे वाले को आप 1 असाइन करोगे। क्लियर है मेरी बात। तो ये जो लास्ट में कोड बचे 00, 01, 11, 101, 1000, 1001, ये आपके इस पर्टिकुलर सोर्स से x1, x2, x3, x4, x5, x6 के कोरस्पॉन्डिंगली आपके कोड आ गए। इनकी हेल्प से अब आप NI या L जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हो वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने जो बताया आपको वो मतलब जो थोड़ा अच्छा था, सिंपल वे में। ठीक है, मतलब जो बुक वाला कह रहा था वो भी आपका मेथड बिल्कुल वही हमने फॉलो किया है, बट ये था कि उसमें क्या था कि 0 और 1 जैसे ही आपने असाइन किया, तो उस 0 और 1 को असाइन करने से जितने भी प्रीवियस एसोसिएशन है उन सबको एक साथ एसोसिएट कर रहे थे, तो उसमें कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है ना, अब आप लिखते वही जाओ जो आपको लिखना है। क्लियर है मेरी बात। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अगर नहीं समझ में आया होगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर है, वो कह रहा है कि ए DMS X एक डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स X है, हैज द फोर सोर्स सिंबल्स X1, X2, X3 and X4 with the probabilities Px1 is equals to 1/2, Px2 is equals to 1/4 and Px3, Px4 दोनों इक्वल हैं, and this is the 1/8. कंस्ट्रक्ट ए शेनन फेनो कोड फॉर X। आपको क्या करना है, शेनन फेनो कोड बनाना है X के लिए, एंड सो दैट दिस कोड हैज द ऑप्टिमम प्रॉपर्टी। ऑप्टिमम प्रॉपर्टी कह रहा है दैट इज Ni इज इक्वल टू IXI, मतलब Ni की जो वैल्यू वो IXI के इक्वल है, एंड दैट द कोड एफिशिएंसी इज 100%। कोड एफिशिएंसी आपको बतानी है कि वो 100% है। तो बड़ा सिंपल सा स्टेप क्या करोगे आप, सबसे पहले तो आप मतलब वो सोर्स सिंबल्स जो प्रोबेबिलिटी X1, X2, X3, X4 जो दिए हुए थे उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1/2, 1/4, 1/8, 1/8। अगर आप देखोगे तो 0. कितना बैठेगा, 5 बैठेगा, और 4 से डिवाइड करोगे 0.25, 8 से डिवाइड करोगे तो वो उससे कम ही बैठेगा। तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/8 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ऑलरेडी।
तो कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है कि मतलब आपका 0.1/2 आपका 0.5 है, तो आप यहाँ पर पार्टीशन करोगे। शेनन फेनो कोड की बात हो रही, 2 सेट में डिवाइड किया, तो पार्टीशन कहाँ करोगे, यहाँ करोगे। तो ऊपर वाला 0.5 है, नीचे वाले भी 0.5 होंगे, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो ऊपर वाले को 0 असाइन कर दिया, नीचे वाले तीनों को आपने क्या करता है 1 असाइन कर दिया। अब आप क्या करोगे, ऊपर वाला तो एक ही था, तो सिंपल वहां पर कोई पार्टीशनिंग इज नॉट पॉसिबल। तो 1/4 और 1/8 1/8 इन दोनों में अगर पार्टीशन करोगे तो आपका पार्टीशन यहाँ पर आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो कैसे आया, क्योंकि 1/4 ऊपर रह गया 0.25 और नीचे का 0.25 एज इट इज रह गया। तो ऊपर वाले को 0 असाइन कर दिया, नीचे वालों को दोनों को आपने 1 असाइन कर दिया। अब पार्टीशन कहां पर होगा, 1/8 1/8 इन दोनों में पार्टीशन होगा, तो वो यहाँ पर होगा। तो ऊपर वाले को 0 असाइन कर दिया, नीचे वालों को आपने 1 असाइन कर दिया। स्टेप 1 2 3 में जो कंबाइन किया तो इसका कोड आपका 0 आ गया, इसको देखोगे तो 1 0, इसको देखोगे तो आप 1 1 0, 3 बिट का आएगा, और ये वाला आपका कितना है 1 1 1 आपका कोड आ गया। अब यहाँ पर सॉरी, अब आपको प्रूफ करना था कि ni और ixi इक्वल है। वो प्रूफ करने के लिए यहाँ पर लिखा कि ix1 इज इक्वल टू आपके पास में क्या होगा -log⁻² ये आपका 1 के इक्वल होगा। मतलब कहने का ये है कि जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है log⁻1/pxi, या pxi रखोगे एज इट इज तो माइनस साइन पहले आ जाता है आपका, तो -log⁻1 pxi की वैल्यू 1/2 है आपके पास में। अगर -1 को अगर यहाँ करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो log2/2 पर आपकी वैल्यू 1 आ गई। तो 1 क्या है, 1 ही आपकी n1 की वैल्यू है। n1 क्या है, जो पहला कोड इसका जो था, कोड आया था 0, उसमें कितने बिट हैं 1 है, तो 1 के इक्वल हो गया। ix2 इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में -log⁻1/4, 1/4 क्या, px2 की वैल्यू आपने रख दी, तो 4 ऊपर जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा आपका, तो 2 इंटू 1, तो आपकी वैल्यू आएगी 2 यहाँ पर। तो अगर आप इस 2 को देखोगे तो ये 1 0 के इक्वल है, तो 2 इज इक्वल टू यहाँ पर इक्वल नहीं लगा, तो ये किसके इक्वल होगी, आपकी n2 के इक्वल हो गई। सिमिलरली ix3 इज इक्वल टू -log⁻1/8, तो यहाँ पर वैल्यू आई आपकी 3, तो ये आपकी n3 के इक्वल है। n3 मतलब 3 डिजिट है, x3 के कोड में 1 1 0 था ना यहाँ पर, तो 3 डिजिट थी, वो 3 डिजिट यहाँ पर इक्वल होगी। सिमिलरली आपका ix4 इज इक्वल टू आपके पास में क्या है, वो भी 3 बिट का होगा 1/8 से, तो n4 की वैल्यू भी आपकी कितनी है 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो वो कह रहा था कि ni इज इक्वल टू ixi है, तो मतलब n1 इज इक्वल टू ix1, इस तरीके से आप है। और डेट द कोड एफिशिएंसी भी निकालने की 100% है। ठीक है, कोड एफिशिएंसी भी निकालेंगे। अब कोड एफिशिएंसी निकालने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, सबसे पहले एंट्रोपी एंड एवरेज लेंथ। तो hx इज इक्वल टू आपके पास में फॉर्मूला क्या होगा, pxi इंटू ixi। तो ixi आप कैलकुलेट कर चुके ऑलरेडी, और pxi आपको गिवन है, pxi px1 1/2 इंटू 1 प्लस px2 1/4 इंटू n2 प्लस px3 इंटू n3 प्लस px4 इंटू n4। ठीक है, तो n3 1 2 3 3, तो 1 2 3 3, ये तो आपकी n1 n2 n3 n4 की वैल्यू आ गई। प्रोबेबिलिटी 1/2 1/4 1/8 1/8 था आपके पास में। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में आएगा 1.75। ये वैल्यू किसकी है, आपकी एंट्रोपी की, hx की। अब आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल एल। कैपिटल एल क्या होगा आपका pxi इंटू ni। तो pxi इंटू ni मतलब कहना का ये है कि जो pxi है और ni है उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो pxi और ni ये भी आपका क्या होगा, जो pxi इंटू ixi था। तो pxi इंटू ixi बिकॉज ऑफ pxi तो आपकी इक्वल है जो आपको गिवन है, ixi और ni दोनों इक्वल आपने अभी वेरीफाई किया ऊपर, तो जब दोनों इक्वल हैं तो आपका क्या होगा, इसका आंसर भी 1.75 इक्वल ही आएगा। तो ईटा इज इक्वल टू आपके पास में जो फॉर्मूला होता है hx अपॉन l, तो hx 1.75 डिवाइडेड बाय 1.75 विल बी इक्वल टू 1, एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट विल बी 100% एफिशिएंसी। यही आपको प्रूफ करना था। तो सिमिलरली कुछ इसी तरीके से आपके पास में क्वेश्चंस बनेंगे कि शेनन फेनो कोड क्या है या हॉफमैन कोड क्या है, या फिर कुछ क्वेश्चंस में आपको एंट्रोपी या फिर आपकी एफिशिएंसी रिडंडेंसी वो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। अभी जाइएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DMSX हैज
5 इक्वली लाइकली सिंबल। क्या कह रहा है, ए डीएमएस एक्स है, उसके पास में 5 इक्वली लाइकली सिंबल्स हैं। 5 इक्वली लाइकली सिंबल्स का मतलब ये है कि उनकी पांचों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/5। 1/5 का मतलब कितना होगा, 0.2। तो 0.2 हर एक की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अब क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए शेनन फेनो कोड फॉर एक्स। कंस्ट्रक्ट करना है आपको शेनन फेनो कोड एक्स का, एंड कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द कोड। आपको एफिशिएंसी निकालनी है फिर उस कोड की। फिर कह रहा है कंस्ट्रक्ट अनदर शेनन फेनो कोड एंड कंपेयर द रिजल्ट्स। कह रहा अनदर शेनन फेनो कोड बनाओ, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा कोड बनेंगे। एंड रिपीट फॉर द हॉफमैन कोड, हॉफमैन कोड के लिए करना है, एंड कंपेयर द रिजल्ट्स, फिर कंपेयर करना है रिजल्ट्स के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो शेनन फेनो कोड है, जब इक्वी प्रोबेबल है तो x1 x2 x3 x4 x5 आपके पास में प्रोबेबिलिटी 0.2 0.2 0.2 इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है। जब इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो अब आप गौर से देखोगे तो 0.2 और 0.2, अगर मैं इन दो का पार्टीशन करूं, यहां पर इन दो का सम 0.4, इन तीन का सम आपका 0.6 होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 0.2 का। तो यही तो सेट बना ना कि मैं पार्टीशन इन दोनों के बीच में यहां पर कर दूं, तो इन दोनों का सम 0.4 है, इन दोनों का सम 0.6 है। तो ऊपर वाले को 0 असाइन कर दिया, नीचे वाले को आपने 1 असाइन कर दिया। फिर अगेन पार्टीशन किया, तो ये तो 0.2 0.2 दो ही तो सेट है यहाँ पर, तो दो ही प्रोबेबिलिटी है, तो एक पार्टीशन होगा, ऊपर वाले को 0 असाइन करना, नीचे वाले को 1 असाइन करना। नीचे क्या था, 0.2 0.2 0.2 तीन प्रोबेबिलिटी थी। पार्टीशन किया यहाँ पर, तो ऊपर वाला 0, नीचे वाले दोनों 1, क्योंकि ऊपर 0.2 आया, नीचे 0.4 आया। तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी फिर पार्टीशन अगेन यहाँ पर होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले की 0, नीचे वाले की 1 असाइन कर दो। ये कंबाइन कर दिया तो 0 0 0 1 1 0 और फिर आपका 1 1 0, फिर आपका 1 1 1 आपके पास में यहाँ पर ये कोड आ गए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो हमने ये पहले वाला पार्टीशन किया, इस वाले पार्टीशन को मैं क्या कह रहा हूँ, x1 x2 x3 तीनों को करो, तो आपके पास में कितना आएगा, 0.6। अब मैं कह रहा हूं कि x4 x5 करो, तो आपके पास में कितना आएगा, 0.4। अब जो ये 0.6 और 0.4 आपके पास में आ रहा है, इन दोनों के बीच का सम, वो डिफरेंस वही है जो ऊपर था। तो ये पार्टीशन यहाँ भी हो सकता है, और ये पार्टीशन मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टीशन तो यहाँ होना चाहिए, ऊपर का 3 यहाँ रहे, नीचे के 2 यहाँ रहे। तो इसलिए उसने लिखा कंस्ट्रक्ट अनदर शेनन फेनो कोड, ठीक है ना। तो शेनन फेनो कोड दो तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि सेम डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। तो एच एक्स तो आपको पता है कि पी एक्स आई log बेस 2 पी एक्स आई से आप कैलकुलेट कर लोगे, 2.32 आपके पास में आ गया। कैपिटल एल आपका पी एक्स आई इंटू एन आई, एन आई की वैल्यू क्या होगी, 2 + 2 + 2 + 3 3, ये एन आई है, और पी एक्स आई 0.2 कॉमन था आपका सबका, मल्टीप्लाई करके 2.4 आ गया, तो आपकी एफिशिएंसी 96.7% आ गई। अब अनदर क्या करा, अनदर कोड में वही किया उसने कि यहाँ पर पार्टीशन किया, तो ऊपर वाले 0, नीचे वाले दोनों 1। अब नीचे वाले 2 बचे थे, तो पार्टीशन किया, ऊपर 0 नीचे 1, इन 3 में पार्टीशन किया, फिर यहाँ पर पार्टीशन किया ऐसे, ऊपर वाले को 0 असाइन कर दिया, नीचे वाले दोनों को 1 1 असाइन कर दिया। फिर आपके पास में ये पार्टीशन खत्म हो चुका, इन दो के बीच का पार्टीशन बचा, तो इन दो के बीच का पार्टीशन किया, 0 और 1, तो आपके पास में कोड कुछ इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर भी आप देखोगे एल आपका कितना है, 2.4 आया, तो आप कह सकते हो एवरेज कोड वन लेंथ सेम है, तो एफिशिएंसी भी सेम है। तो शेनन फेनो इस तरीके से बना लो या उस तरीके से बना लो, तो एल भी सेम आया, एफिशिएंसी भी सेम आई। हॉफमैन में क्या करा, हॉफमैन में वही, इन दो को, दो छोटे वाले सब बराबर है, तो यहाँ नीचे से वही शुरू कर दिया, दो का सम किया, 0.4 आ गया, तो ऊपर 0.4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर इन दोनों का सम यहाँ पर किया, इन दोनों का सम किया, तो वो 0.4 यहाँ पर आ गया, और 0.4 वो एज इट इज, इन दोनों का सम किया, तो 0.6 और 0.4, पहले वाले को 0 1 असाइन कर दिया, फिर जो है ये 1 एज इट इज यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये फिर 1 जो था यहाँ से लेकर के आप देखोगे यहाँ तक आ गया, और ये 1 आपका यहाँ से यहाँ पर आया, और ये 1 1 पहली डिजिट 1 1, ऊपर वाले को 0 नीचे वाले को 1। सिमिलरली आप यहाँ पर जो है कैलकुलेट करोगे, तो एच एक्स कैलकुलेट कर लोगे, एल कैलकुलेट कर लोगे, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरे दोनों के दोनों में टाइप्स ये पूरे न्यूमेरिकल, और आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको मैं आपको विद द हेल्प ऑफ राइटिंग पैड मैं अपना मतलब अलग से करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हो जाएंगी।